हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फाइनल ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, वो आज हम यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें दो यूनिट तो हैं इकोलॉजी की, और पीछे की जो 3 और 4 दो यूनिट हैं इकोनॉमिक बॉटनी की, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स हम स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं 2 यूनिट जिसका नाम है इकोलॉजी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी तो इकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना है। एक होता है ओइकोस और दूसरा होता है लोगस या लोगोस। ओइकोस माने होता है हाउस और लोगोस माने होता है स्टडी। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इकोलॉजी का अर्थ होता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का अध्ययन। अब बात यह है कि क्या हम अकेले रह सकते हैं? हम जिस जगह पर रहते हैं, समझो हम इस एक छोटी सी एनवायरनमेंट में, छोटी सी जगह को हम घेरे हुए हैं, और उस छोटी सी जगह पर केवल हम ही नहीं रह रहे हैं, बल्कि हमारे साथ पूरा एनवायरनमेंट है जिसका हम यूज कर रहे हैं, जिसके साथ हम इंटरेक्शन में हैं। ठीक है, तो इस जगह की, यानी जिस जगह पर हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ का जो परिवेश को हम कहते हैं एनवायरनमेंट, और हम बिना किसी एनवायरनमेंट के जीवित नहीं रह सकते। एनवायरनमेंट में हर चीज़ आती है। अगर अपनी बात करते हैं हम, तो हमको दो चीज़ों से मिलकर ये पर्यावरण या ये इकोलॉजी बनी हुई है। एक तो होता है बायोटिक फैक्टर और एक होता है एबायोटिक फैक्टर। अभी हम थोड़ा आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो देखो, सिंपल सा आप समझिए कि बायोटिक फैक्टर में मान लीजिए मुझे मान लो, तो एबायोटिक फैक्टर में वो जितने भी कारक इस पर मौजूद हैं इस पृथ्वी पर, वो सभी आएंगे। अब मैं किन किन कारकों से संबंधित हूँ और किन किन से नहीं हूँ, ये आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली समझ सकते हैं। यानी कि सिंपल सी मैं कहूँ तो बिना किसी बाहरी या किसी एनवायरनमेंट के मैं बिल्कुल जीवित नहीं रहूँगा। उस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी आती है, उस एनवायरनमेंट में वाटर भी आता है, उस एनवायरनमेंट में सॉइल भी आती है, और उसी एनवायरनमेंट में सन भी आता है। तो मैं ये कहूँ कि अगर मैं सनलाइट नहीं ले रहा हूँ लेकिन भोजन तो करूँगा, और भोजन कौन बनाएगा? भोजन बनाएंगे पादप। तो पादपों से मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, पादपों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन सन से मैं इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ हूँ। तो कुल मिलाकर के बात ये कि हम एक एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, और उस एनवायरनमेंट का हमारे साथ क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके साथ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन होता है, और उसी इंटरेक्शन या उसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो जिस जगह पर हम रहते हैं उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी अगर ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है, इकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है, और इस ग्रीक वर्ड का अर्थ आपको बता ही दिया कि भाई इसका मतलब होता है हाउस, ओइकोस और स्टडी। तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप होता है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो यहाँ एक रिलेशनशिप है अमंग, या किन के बीच में? अमंग लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, यानी कि जो जीवित और अजीवित जो चीजें हैं उनके बीच में यहां एक रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बनी रहती है, कभी टूटती नहीं है, कभी नहीं टूटती है, ये हमेशा बनी रहती है। अब देखो यहाँ थोड़े और आगे चलेंगे हम, अभी रुको। अब यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम इकोलॉजी की,
तो देखो यहाँ दो वर्ड या दो साइंटिस्ट निकल कर आते हैं, एक तो है रीटर और एक है ई हैकल। इनके बारे में समझ लीजिए कंफ्यूजन रहता है कि जो इकोलॉजी वर्ड है ये रीटर ने दिया या हैकल ने दिया, तो इनके बारे में जो कंफ्यूजन है वो समझ लीजिए। देखो सबसे पहले जो टर्म फर्स्टली इकोलॉजी टर्म यूज बाय रीटर, इनकी सबसे पहले इकोलॉजी वर्ड का जो यूज है वो रीटर ने किया था। लेकिन इस इकोलॉजी टर्म को एक्सप्लेन किया था किसने? हैकल ने। एक्सप्लेन द टर्म इकोलॉजी। कितना अंतर है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले वर्ड इकोलॉजी किसने दिया, तो इसमें आंसर होता है रीटर। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन यह आता है कि इकोलॉजी शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की, तो आंसर आएगा हैकल। तो यहाँ पर दोनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले दिया था ये वर्ड रीटर है, लेकिन उन्होंने केवल वर्ड दिया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पूरी तरह से व्याख्या की थी हैकल ने, इसलिए व्याख्या के लिए जाने जाएंगे हैकल और टर्म के लिए जाने जाएंगे रीटर। और इसमें देखो अगर कोई लिविंग चीज होती है या कोई लिविंग जीव होता है तो उसको उसका जो मैटर होता है उससे हम मानते हैं ऑर्गेनिक मैटर, और अगर कोई नॉन लिविंग होता है तो उससे हम मानते हैं इनऑर्गेनिक मैटर। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे देखो किसी भी जीव का शरीर मोस्टली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, एंजाइम, हार्मोन सब जिससे बना हुआ होता है। ये सब चीजें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनती है, इसलिए हम इनको मानते हैं ऑर्गेनिक मैटर। बाकी जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स जैसे सॉइल है, वाटर है या आपका गैस है, ठीक है, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक है, तो इनको हम मानते हैं इनऑर्गेनिक। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, या इनके अध्ययन को ही हम कहते हैं इकोलॉजी। जब हम बात कर रहे हैं तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि इकोलॉजी के फादर कौन है। तो फादर ऑफ इकोलॉजी ये हैं अलेक्जेंडर ई हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट या अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, कुछ भी कहो, वॉन हम्बोल्ट, ये याद रखना है आपको, हम्बोल्ट। उसके बाद एक जब हम बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की बात भी करेंगे भाई। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी है रामदेव, ये प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं तो यहां पर इंटरेक्शन तो है, ये हम जानते हैं भाई कि दिस इज द इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो इंटरेक्शन है किसके बीच में? यहां हम रखें अगर मान लो एनवायरनमेंट को,
और इस तरफ हम रखें ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म इधर, इधर एनवायरनमेंट है। तो ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं? ऑर्गेनिज्म में एक तो आएंगे प्लांट्स, एक आएंगे एनिमल्स, एक आएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी तरफ पाए जाते हैं। इन सब को हम, इन तीनों चीजों को हम मिलाकर कहते हैं दिस इज दीज आर बायोटिक फैक्टर्स। इनमें जीवन होता है, इसलिए इनको हम कहते हैं बायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद यहां पर ये आता है एबायोटिक पार्ट। एबायोटिक पार्ट, जितना भी एबायोटिक पार्ट जिसमें जीवन नहीं होता, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहें, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और क्लाइमेट, क्लाइमेटिक फैक्टर्स या क्लाइमेट कंडीशंस। ये यहाँ पर जितनी भी है ना, इनके अंदर कोई जीवन नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं एबायोटिक। क्या कहते हैं इनको? दीज आर नोन एज एबायोटिक फैक्टर्स या एबायोटिक। इनमें कोई जीवन नहीं है, इनको हम नॉन लिविंग भी कहते हैं, और इधर वाले जो है इनको हम लिविंग भी कहते हैं। अब एनवायरनमेंट के बारे में अगर हम जाने तो देखो, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो जैसे एयर है, गैसेस हैं, ठीक है। उसके बाद एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, एनवायरनमेंट की आर्द्रता, ये सब मोस्टली होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। उसका लिथोस्फीयर में अगर हम देखें तो सॉइल है, लिथोस्फीयर में सॉइल होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल है, न्यूट्रिएंट्स हैं, चट्टाने, रॉक्स, और सेडिमेंट्स, कुछ जमाव वगैरह हो तो वो होता है सेडिमेंट्स। उसके बाद हाइड्रोस्फीयर में या हाइड्रोस्फीयर में यहाँ पर वाटर होता है, मेनली तो वाटर ही है, क्योंकि हाइड्रो है ना, तो हाइड्रो मीन्स वाटर। अब अगर हम ये कहें कि क्लाइमेट और वेदर, तो दो शब्द होते हैं, थोड़ा सा और हम डिस्कस करते हैं। अभी हम थोड़ा आगे चल के अर्थ और सन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जो क्लाइमेट है, एक वर्ड होता है क्लाइमेट, और एक वर्ड होता है वेदर। इसमें क्या अंतर है? देखो, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में मौसम बदलता रहता है, ये तो हो गया वेदर, यानी कि अनस्टेबल चेंजेज होते हैं। चेंज जैसे बारिश के दिनों में धूप निकलना, बारिश होना, बादल होना, हवा चलना, ये सब अनस्टेबल चेंजेस है। ऐसा नहीं है कि हवा चलती रहेगी, बारिश हो रही तो होती रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धूप निकल रही है तो निकलती रहेगी, ऐसा नहीं है ना। तो इसको हम कहते हैं वेदर, यानी कि ये होते हैं अनस्टेबल चेंजेस। अनस्टेबल चेंजेस, ये अनस्टेबल चेंजेस होते हैं, अनस्टेबल चेंजेस इन एनवायरमेंट कंडीशंस, इन एनवायरमेंट कंडीशंस। दूसरा क्लाइमेट, तो क्लाइमेट एक तो जलवायु है, ठीक है। जलवायु का मतलब है कि जैसे मान लो एवरेज, यानी कि किसी जगह का एवरेज एंड एवरेज एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, यानी कि एवरेज औसत पर्यावरणीय गतिविधियां। जैसे मान लो हम कहें कि भाई इस समय ठंड पड़ रही है, तो ये अगर किसी जगह जैसे कश्मीर है वहाँ ठंड रहती है ज़्यादातर, तो वो एवरेज अगर देखा जाए तो वहाँ पर ठंड रहती है। हम अपने राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर एवरेज गर्मी रहती है। तो इस तरह से ये है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जो है ना वो एवरेज चलेगा। जैसे मान लो गर्मी पड़ रही है, कभी तो तापमान हो जाएगा 49, कभी रह जाएगा 43-44, तो चेंजेस तो हो रहे हैं, लेकिन एवरेज अगर देखें तो हम गर्मी की तरफ ही है। कश्मीर की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पर ठंड रहती है, वहाँ अगर कुछ दिनों के लिए धूप निकल आए या गर्मी हो जाए तो वो एक अलग बात है। बाकी एवरेज अगर देखा जाए तो वहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है, इसलिए वो ठंडा होता है। तो ये होता है, अगर लंबे समय तक कोई कंडीशन चलती है तो उसे हम कहते हैं ये मोस्टली स्टेबल है। और अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमको एक्चुअली पता लग जाता है कि क्या कंडीशन रहने वाली है। तो ये लंबे समय तक चलने वाली कंडीशन है और ये कुछ समय के लिए होने वाली कंडीशन है। इसको हम कहते हैं वेदर और इसे हम कहते हैं क्लाइमेट। तो ये कुछ हमने फैक्ट्स यहाँ पर जानने की कोशिश की। इसके बाद देखो, एनवायरनमेंट को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो है सूर्य। देखो, सूर्य और पृथ्वी का बड़ा रोचक एक तरह से अगर देखें तो रिलेशनशिप है, बहुत ही रोचक रिलेशनशिप है। देखो, हम जानते हैं और आगे पढ़ के आए भी है कि भाई इस पृथ्वी पर एनर्जी का एकमात्र स्रोत होता है सूर्य, और कोई दूसरा स्रोत यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो स्रोत है यही इस पूरी पृथ्वी को चलाता है, ये भी हम जानते हैं। तो इस पृथ्वी को चलाने के लिए सूर्य से ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा का उपयोग पादप करते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, भोजन का निर्माण होता है। उस भोजन पर ये इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी पर डिपेंड होते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य का एक बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कई चीजें कि जैसे पृथ्वी, ये मान लीजिए सूर्य है, गरम और रेड, इस तरह से हम थोड़ा सा ही जानेंगे भाई पृथ्वी पर किस प्रकार से दिन और रात बनते हैं और टेम्परेचर कैसे कैसे होता है। कभी हमारे यहाँ पर गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी सर्दी होती है, तो वो कैसे कैसे होती है वो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यह है सूर्य और सूर्य की तुलना में पृथ्वी है बहुत छोटी, लेकिन हम थोड़ा बड़ा बना के ही चलते हैं, इसको हमको पढ़ना है। ये इस तरह से पृथ्वी। अब इस पृथ्वी के देखो, पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इसको हम देखो एक लाइन हम ऐसे बना लेते हैं, ये इस तरह समझो कि ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसमें बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींची हुई है इस तरह से। इस लाइन का नाम हम देते हैं भूमध्य रेखा, या इसको हम कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, इसके बिल्कुल 23.5 डिग्री पर एक लाइन है, ये इसको हम चलो दूसरी इंक से बनाते हैं, ये लाइन है। इस लाइन का नाम होता है कर्क रेखा, और इसी तरह की एक लाइन बिल्कुल 23.5 डिग्री पर यहाँ है, इसका नाम होता है मकर रेखा। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, कैंसर का हो कर्क रेखा, और दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कैप्रिकॉर्न, और ये है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है,
अब इस पृथ्वी को अगर हम देखें तो भाई सूर्य की किरणें इधर पड़ रही हैं यहाँ पर, तो सीधी सी बात है भाई इस तरफ ही उजाला होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, अंधेरा होगा। तो हम ये कहें कि अगर हमारी इंडिया में, जैसे हमारा इंडिया इस तरफ है, तो इसके बिल्कुल पीछे की तरफ यहाँ यूएसए है। तो हमारे इंडिया में अगर अब दिन है तो निश्चित रूप से अमेरिका के अंदर अंधेरा होगा। ठीक है, जब यही पृथ्वी घूमेगी ऐसे, तो जब घूमती है तो फिर ये यूएसए वाला जो भाग है वो यहाँ आ जाएगा इंडिया की जगह पर, इंडिया चला जाएगा पीछे, तो यूएसए में दिन हो जाएगा, इंडिया में रात हो जाएगा। ये तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, सूर्य नहीं घूमता है, ध्यान रखना, सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य अपनी जगह पर फिक्स है। ठीक, पृथ्वी ही घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। पृथ्वी जब घूम जाती है इस तरह दिन और रात बन जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो फिर ऋतुएं बनती हैं और पूरा एक साल लगता है। ठीक है, अब हम इस चीज को, दिन और रात को थोड़ा हम भूल जाते हैं, ये हमने देख लिया भाई किस प्रकार से यहाँ पर दिन और रात बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे देश के अंदर ठंड पड़ती है और कब हमारे देश में गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब हम यहां से एक बार मिटाते हैं। हम यहां पर हैं, ये हमारा इंडिया है संपूर्ण, ये तो हम लिख लेते हैं, ये इंडिया है। अब एक चीज समझिए कि जब ये सूर्य, यानी कि हम इस स्थिति में हैं, यहाँ पर है, तो सूर्य की किरणें जो है वो हमारे बिल्कुल ठीक सामने है, ऐसे यहाँ पर ऐसे। और यहाँ पर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो सीधी सी बात है भाई हम पृथ्वी के या सूर्य के बिल्कुल सामने हैं और इस जगह पर ऑस्ट्रेलिया, कि ये कहें कि हमारे पास यहाँ हमारे देश में जब गर्मी पड़ रही है तो निश्चित रूप से मानिए ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ेगी। ठीक, क्यों पड़ेगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस तरह से है। अब हम ये मान के चले कि जब यहाँ पर हमारे देश में जब यहाँ ठंड पड़ रही है तो फिर ऑस्ट्रेलिया में गर्मी कब पड़ेगी? तो देखो इसकी दो कंडीशन है। इस जगह पर जब सूर्य होता है यहाँ, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है 21 जून को। 21 जून को हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है, सॉरी गर्मी पड़ती है, और ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद यही जो पृथ्वी है ये इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है अपनी अक्ष पर। तो ये देखो पृथ्वी दो तरह से घूमने कर रही है, एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे, और एक सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब तो दिन और रात बनते हैं, और जब ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तब एक वर्ष होता है। ठीक है, ये पृथ्वी अगर इस तरह से यही कहीं घूम जाए तो फिर ये यूएसए इधर आ जाएगा, इंडिया इधर चला जाएगा, दिन और रात बन जाएंगे। लेकिन जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए तो उस कंडीशन में दिन और रात बनते हैं। अब देखो मैं इस कंडीशन को यहाँ ले रहा हूं, ये इस तरह से बढ़ते बढ़ते 3 महीने बाद ये यहाँ आ गई, यहाँ। तो ये अपने एक्स पर वही 23 डिग्री घूमी हुई है, सॉरी झुकी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं वो बराबर पड़ेंगी। ठीक है, क्या है कि बराबर पड़ेंगी, ठीक ऊपर से जाएगा प्रकाश। जब बराबर पड़ेगी तो हमारे देश में ये कंडीशन होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को, यानी कि 2 बार होती है। तो ऐसी कंडीशन एक बार तो यहाँ आती है और एक बार यहाँ पर आएगा तब आएगी। देख ले दोबारा देखिए वहां पर जब वहां पहुंचेंगे तो अब यही कंडीशन अब यहाँ आ गई इस तरह से, और ये अपनी 23.5 डिग्री, ये 0 डिग्री अक्षांश, और ये 23.5 यानी कि मकर रेखा,
विषुवत रेखा और कर्क रेखा, और ये अपनी हुई 23.5 डिग्री पर घूमी हुई है। तो जब ये देखो, मैंने कहा था कि जब इंडिया में गर्मी पड़ रही है तो फिर ऑस्ट्रिया में गर्मी कब पड़ेगी। तो अब यहाँ देखो, अब हम यहाँ आ गए भाई इस जगह पर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आ गया यहाँ। तो देखिए, जब ये यहां से घूम के इधर जाएगा तो इस कंडीशन को बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ठीक है। इंडिया चला जाएगा दूर यहाँ और ऑस्ट्रेलिया आएगा नजदीक। तो इस कंडीशन में सूर्य की किरणें ऑस्ट्रेलिया पर सीधी पड़ेंगी और इंडिया पर पड़ेंगी तिरछी, जिसकी वजह से हमारे देश में सर्दी होगी क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पहुंच रही है। और ये दिन होगा 22 दिसंबर के आसपास का, ठीक है। तो अक्टूबर के लगभग अक्टूबर के बाद और फरवरी 15 फरवरी तक ये कंडीशन कुछ ऐसे रहती है, मतलब ऐसे रहने मतलब इसमें आती है। तो 22 दिसंबर को ये एक्चुअल कंडीशन आ जाती है। उसके बाद जब आगे जाएंगे, यानी कि जब ये आगे बढ़ेगा, अब देखो ये यहाँ से आगे चल रहा है, तो इस कंडीशन में ये पहुंचेगा 21, बिल्कुल सेम टू सेम इस कंडीशन के विपरीत अपोजिट पहुंचेगा 21 मार्च को। तो 21 मार्च को सेम वही कंडीशन होगी जो 23 मार्च को थी। पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें पूरी तरह से पड़ेंगी। तो सभी जगह पर पूरे देश में या पूरे ग्लोब पर हम कहें सूर्य की किरणें बराबर पड़ेंगी। तो उस कंडीशन में हमेशा 21 मार्च और 23 सितंबर ये 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। फिर ये इस तरफ आ जाएगा। अब देखिए ये ऐसे था, अब ये घूम के इंडिया नजदीक आ गया, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया दूर। तो कंडीशन वो आ जाएगी जो हमारे यहाँ गर्मियों में होती है। कंडीशन यहाँ पर वो है जो हमारे यहाँ सर्दियों में अब इस समय चल रही है। अब एक बात और है कि आखिर सूर्य के जो पृथ्वी के जो ध्रुव हैं उनके ऊपर प्रकाश कैसे पड़ता है, ठीक, क्यों पड़ता, मतलब 6 महीने का दिन 6 महीने की रात ऐसा क्यों होता है। तो देखो, जब ये पृथ्वी इस तरह से अक्ष पर घूमी हुई है, देखो यहाँ एक अक्ष ऐसी घूमी हुई है और इसका एक ध्रुव यहाँ पर है, एक ध्रुव यहाँ पर है, ये समझ है ना। तो हम यहाँ अगर इसमें देखें तो इसका ये ध्रुव यहाँ चला गया और ये ध्रुव आ गया यहाँ, तो ध्रुव हो गए ना। देखो इस कंडीशन में ये ध्रुव है दूर और इस कंडीशन में ये ध्रुव है नजदीक, ये वाला। तो जब ये इस कंडीशन में है ना, तो ये इस तरफ सूर्य की किरणें बिल्कुल जा ही नहीं रही है, क्योंकि मैंने कहा ना उस तरफ होगा क्या, अंधेरा है ना। तो ये जब ऐसे घूमती रहेगी तो इस जगह भी ये ध्रुव तो हमेशा अंधेरे में रहेगा ना, यहाँ सूर्य की किरणें पहुंचेगी नहीं। इससे यहाँ तो लगभग 6 महीने यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या रहता है, अंधेरा रहता है, अर्थात रात रहती है। और एक ध्रुव जो ये है, ये वाला, ये 6 महीने क्या झेलता है, ये 6 महीने क्या झेलता है, ये झेलता है सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर रहेगा दिन। अब जब यहाँ बात करते हैं तो ये वाला जो अंधेरे में था वो आ गया उजाले में, तो सूर्य की किरणें यहाँ चलेंगी और ये चला गया अंधेरे की तरफ, तो सूर्य की किरणें यहाँ पहुंचेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर रहेगा अंधेरा और यहाँ रहेगा उजाला। तो ये 6 महीने चलेगा, 6 महीने यहाँ पर दिन रहेगा और यहाँ रहेगी 6 महीने रात। तो इस तरह ध्रुवों पर भी अब देखो, सबसे बड़ी बात यह, हम जो इकोलॉजी के अंदर हमने आपको ये समझाया है, ये इसलिए समझाया है कि सूर्य के प्रकाश के कारण अलग अलग तरह के मौसम बनते हैं और वो अलग अलग तरह के जो मौसम बनते हैं तो उसी से बारिश होती है, कहीं पर सदाबहार रहता है, कहीं गर्मी पड़ती है, कहीं पर सर्दी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में जो वनस्पति है या जो बॉटनी है, जो प्लांट्स हैं, ठीक है, वो जहाँ उसका फ्लोरा है वो सब उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है हमारी पृथ्वी पर। तो हम इस तरह से अगर देखें तो पृथ्वी पर अगर 3 प्रकार की कंडीशन या 4-5 प्रकार की कंडीशन हमको देखने को मिलती है। तो जो विषुवत रेखा है वहां पर सूर्य का प्रकाश हमेशा अधिक होता है, तो वो होता है उष्णकटिबंधीय। और जिस जगह पर उसके आगे ऊपर नीचे सूर्य का प्रकाश जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो वो होती है शीतोष्ण कटिबंधीय। तो हम अलग अलग या आगे जब हम वनस्पति पढ़ेंगे तब उन चीज़ों का जिक्र करेंगे। आज के लिए हम इतना ही।
थैंक यू। कुछ जानकारी मेरे द्वारा आपको टूटी फूटी दी गई है, इसे आप देखें, समझें, पढ़ें और आगे अब लगातार लेक्चर आपको इकोलॉजी से संबंधित मिलते रहेंगे और हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे। वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।